नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे 29th चैप्टर शस्त्र क्रम विधि अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 29 शस्त्र क्रम विधि अध्याय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आम शोफ के लक्षण, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आम शोफ के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, शोफ हमने पढ़ा था, अलग अलग टाइप्स का होता है। आम शोफ है, पच्यमान शोफ है, फिर पक्व शोफ है। तो आम शोफ के लक्षण में सबसे पहले क्या होता है? अल्प शोफ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऊष्मा भी अल्प होती है। रुक मतलब पेन भी अल्प होता है। समवर्ण होता है, मतलब अभी तक जो स्किन है उसमें कोई भी डिस्कलरेशन नहीं हुई है। कठिन होता है, स्थिर होता है। अल्प शोफ है, अल्प ऊष्मा है, अल्प रुक है और समवर्ण है, कठिन है, स्थिर है। ठीक है, पच्यमान शोफ के लक्षण क्या होते हैं? इसमें अब इस स्टेज में जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, उसमें स्किन डिस्कलरेशन आपको दिखने लगेगी, विवर्णता आ जाती है। ठीक है, और राग हो जाता है। राग मतलब रेडिश कलरेशन हो जाती है स्किन की। स्फुटितीव, ठीक है, मतलब जैसे कि पेन होती है। सनिस्तूद, और वहाँ की जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुई चुभने जैसी पेन है और पूरी बॉडी में एक्स है, अंगमर्द, क्योंकि आपको इस स्टेज में आके जैसे फीवर जैसे लक्षण भी आते हैं, तो उसमें बॉडी पेन्स होती हैं। और घृतमंड का शोफ के ऊपर रख कर पिघलना, तो ये लक्षण होता है पच्यमान शोफ का, कि वहाँ पे ऊष्मा बढ़ जाती है। आम शोफ में हमने क्या देखा था कि अल्प ऊष्मा होती थी, इसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, जिसके कारण घी जो होता है, घृत होता है, उसको किसी पात्र में रखकर उस पात्र को वहाँ उस एरिया में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा घी। इतनी ऊष्मा उस एरिया से, इतनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है? व्रणवत स्पर्श आसहा, पेन जो है इतना होता है कि वहाँ पे स्पर्श भी सहन नहीं होता है। ठीक है, स्पर्श भी सहन नहीं होता है। तो पच्यमान में क्या है? विवरणता आ जाएगी, जो कि आम शोफ में नहीं आती। राग होगा, सफुटित तीव, ठीक है, मतलब कि वहाँ की जो स्किन होगी वो उसमें खिंचाव आ जाएगा। सनिस्तोद है, अंगमर्द है, घृतमंड का पिघलना और स्पर्श असहा होना। अब नेक्स्ट स्टेज आती है पक्व शोफ, मतलब कि यहाँ तक भी अगर पेशेंट ने अपनी चिकित्सा नहीं करवाई है तो वो स्टेज आ जाती है थर्ड, दैट इज पक्व शोफ। अब इसमें क्या होगा कि अल्प वेगता, ग्लानी होगी। ठीक है, क्योंकि अंदर पस भर जाएगी तो ग्लानी होगी, पांडुता भी होगी और वली संभव, वहाँ पे झुर्रियाँ आ जाएंगी। पहले सफुटिता होती थी, मतलब स्किन खिंची सी होती थी, अब पक्व शोफ में वलियाँ आ जाएंगी। ठीक है, स्किन थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। किनारों से दबाना और मध्यम से ऊपर उठना। ठीक है, मतलब कि किनारे जो हैं वो नीचे को होते हैं, मध्यम जो है ऊपर को उठा होता है, क्योंकि अंदर पस भरी होती है। ठीक है, और इसमें क्या फील आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, वस्ती में भरे पानी की तरह पुए का संचार होता है। तो पुए अंदर भरी होती है, पस भरी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे दबाने पर कि जैसे वस्ती कोई ब्लैडर हो, उसमें पानी भरा हो। इस तरह से वहाँ पे उस जगह में, पक्व शोफ में, पुए का संचार होता है, पुए अंदर भरी होती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज आ गई चिकित्सा की? अब पहले चिकित्सा नहीं करवाई तो अब इंसिजन देना पड़ेगा, पस को ड्रेन आउट करना पड़ेगा, तो ये स्टेज आ जाती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पक्व शोफ के लक्षण अल्प वेगता होती है और इसमें ग्लानी होती है, पांडुता होती है, वली आती है, किनारों से दबाना और मध्यम से ऊपर उठ जाता है। अगर किनारों से दबाएंगे तो मध्यम से ऊपर उठेगा, क्योंकि अंदर पस है, पस का संचार होगा जैसे वस्ती में पानी भरा होता है। शूल का कारण क्या होता है? शूलम ना अर्ते अनिल दहा। ठीक है, तो शूल जो होता है वात के कारण होता है। ठीक है, और फिर दहा जो होती है वो पित्त के कारण होता है। शूलम ना अर्ते अनिल दहा पित्ताश शोफ कफेद आयता। ठीक है, शोफ जो होता है कफ के कारण होता है। जो शूल है वो अनिल के कारण होता है, दहा है पित्त के कारण है, शोफ है कफ के कारण है। रागो रक्ताच पाक सदायतो दोषय सशोणिता। ठीक है, तो राग जो है और पाक है, ये रक्त दोष के कारण होता है। रागो रक्ताच पाक स्यादतो दोषय सशोणिता। शूलम न अर्थे अनिल दहा पित्ताच शोफा कफेत आयता
रागो रक्ताच पाक स्यादतो दोष स शोणिता। ठीक है, तो अलग अलग दोष के कारण क्या क्या लक्षण आते हैं शोफ में, ये बताया गया है। अत्यंत पाक, अति पाक में पुए से त्वचा आदि का धारण होकर तनु त्वचा या श्याम होना। ठीक है, जब पाक बहुत ज़्यादा हो जाए, पहले तो पक्व शोफ था जिसमें पुए का संचार हो रहा था, लेकिन पेशेंट जो है ट्रीटमेंट करवा नहीं रहा या फिर ट्रीटमेंट में डिले कर रहा है किसी भी कारण से। ठीक है, कई बार पेशेंट्स जो होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट, तो भी डिले हो जाता है। कई बार नॉलेज नहीं होती है कि इसका क्या करना है, तो भी डिले हो जाता है। ठीक है, तो पाक पुए जो है अंदर बहुत ज़्यादा भरने लगी है, तो अत्यंत पाक हो चुका है। तो अति पाक में क्या होता है कि पुए जो है त्वचा आदि का धारण करती है, मतलब कि त्वचा को और ज़्यादा पतला कर देती है, क्योंकि अंदर से पुए भरती जाती है, पस भरती जाती है, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो त्वचा जो है फटने लगती है, उसमें से पस निकलने लगती है। आपने बहुत बार देखा होगा वूंड से कैसे पस अपने आप निकलने लगती है, तो त्वचा का धारण करने लगती है, तनु त्वचा हो जाती है, और वहाँ का एरिया जो है स्किन का श्याम वर्ण का हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमांश शोफ है उसमें राग होता है, रेडिशनेस आती है, लेकिन जो अत्यंत पाक होता है उसमें श्याम वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट इस रक्तपाक। रक्तपाक में क्या है कि कफज शोथ में रक्त का गंभीर पाक होने से लक्षण अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, कफज शोथ है और उसमें रक्त का गंभीर पाक हो गया। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कफज शोथ है, उसमें पाक और ज़्यादा हो गया, तो उसमें लक्षण जो है अस्पष्ट होते हैं। शीत उष्णता, और इसके साथ साथ त्वक सवर्ण, रुजा अल्प होती है, और घन स्पर्शत्वम अश्मवत। तो क्या होता है कि कफज शोथ में जब शोथ ज़्यादा गहरा हो जाता है, लेकिन उसके लक्षण स्पष्ट ना होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि ये शोफ इतना ज़्यादा डीप है, इतना गहरा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अंदर से। पता क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आम शोफ में विवर्णता नहीं होती है, त्वचा का डिस्कलरेशन नहीं होता है, अल्प रुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लक्षण है कि जैसे कि त्वचा जो है उसका वर्ण सेम रहता है। ठीक है, त्वचा सवर्ण, फिर रुजा अल्प रहती है, फिर उसमें ऊष्मता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। जहाँ पे हमने पढ़ा कि पश्चिमांश शोफ में ऊष्मता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घी पिघल जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे जो है उष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, शीत उष्णता रहती है। एंड एक चीज़ अलग रहती है कि घन स्पर्श अश्मवत, पत्थर के जैसा ये हार्ड हो जाता है, दैट मेक्स इट डिफरेंट। ठीक है, लेकिन बाकी सारे लक्षण जो है सेम रहते हैं आम शोफ वाले। तो स्पर्श से हम ये ज्ञान कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये कफज शोथ है जिसमें रक्त का गंभीर पाक हो गया है। ठीक है, और इसको हम रक्तपाक भी कहते हैं। अपक्व शोफ छेदन जन्य उपद्रव। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। वैद्य को पता होना चाहिए कि अपक्व शोफ में कभी भी छेदन या इंसिजन नहीं देना चाहिए। ठीक है, और पक्व शोफ में कभी भी उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब कि बिना इंसिजन दिए मेडिसिन से ट्रीट नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको कट लगाना चाहिए पक्व में, और अपक्व में आपको कट नहीं लगाना चाहिए। तो ये पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पे हमने इंसिजन देना है, माइनर सर्जरी करनी है, और कहाँ पे हमने इंसिजन नहीं देना है। जहाँ पे ये गलत हुआ वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को बहुत ज़्यादा झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे इसको डायग्नोस करना आना चाहिए। आपके पास पेशेंट आएंगे, आप देखिए कि उसमें बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं है, पश्चिमान अवस्था में तो नहीं है। आम शोफ, मेनली आपको आम और पक्व शोफ के जो पेशेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पश्चिमान शोफ के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको लक्षण जो है पक्व शोफ को अलग करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा बाकी दो शोफ से। मेन आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे पक्व शोफ में आपने देखना है कि वहाँ पे अंदर उसमें स्पर्श करके देखना है कि स्पर्श असहनीय तो नहीं है, तो हाथ लगा के जैसे कि ब्लैडर के जैसे, जैसे किसी ब्लैडर में पानी भरा होता है वैसा तो नहीं लग रहा, अंदर पस तो नहीं है, और झुर्रियाँ तो नहीं है उस त्वचा पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पक्व शोफ के लक्षण होते हैं, आपने पहचानना है। और अगर अपक्व शोफ है और उसमें छेदन कर दिया तो उपद्रव क्या होंगे? सिरा स्नायु व्यापक हो जाएगा। ठीक है, सिरा स्नायु के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। ठीक है, रक्त जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, रक्त की अधिक स्त्रुति होगी,
अति रुजा होगी, दारण होगा और शत विसर्प हो जाएगा। तो इन्फेक्शन होगा, सेल्यूलाइटिस होगा, एरिसेप्लिस होगा, स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, अति रुजा, शत विसर्प हो जाएगा, रक्त का अधिक स्त्रुति होनी, सिरा स्नायु व्यापद हो जाएंगे अगर पहले ही वक्त से पहले आपने चीरा लगा दिया। ठीक है, तो ये उपद्रव है अपक्वजन्य शोफ के। शपच, शपच किसको कहते हैं? देखिए, अपक्व शोफ में छेदन करने वाला और पक्व शोफ की अपेक्षा करने वाला वैद्य शपच होता है, या चंडाल कह सकते हैं। यहाँ पे वर्ड जो है शपच यूज़ किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपने। और अनन्य शस्त्र कर्म, ऐसे कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, शस्त्र कर्म होते हैं जो कि खाली पेट किए जाते हैं? तो इसमें है मूढ़ गर्भ है। ठीक है, मूढ़ गर्भ जो है खाली पेट इसको एक्सट्रैक्ट करना है ऑपरेट करके। अश्मरी है, मुख रोग है और उदर रोग है। तो 4 बताए हैं इसमें वाग्भट जी ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूढ़ गर्भ है, अश्मरी है, मुख रोग है और उदर रोग है। और इसमें ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सुश्रुत से भी पूछा जाता है, वाग्भट जी से भी पूछा जाता है। अब है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में पूर्व दिशा में रोगी का मुख और पश्चिम में वैद्य का मुख होना चाहिए। ठीक है, जब हम ऑपरेशन या सर्जरी प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो पूर्व कर्म में स्टार्टिंग प्रोसीजर में रोगी का मुख जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए, वैद्य का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। एक बार में ही भेदन करना है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर्जन के हाथों में, उसके माइंड में, कि एक बार में ही वो इंसीजन या कट लगा सके। नेक्स्ट है पाटन कर्म। पाटन कर्म में क्या है? 2 अंगुल से अधिक पाटन ना करें। सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि पाटन कर्म में चीरा जो है 2 अंगुल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। विस्तृत पुए होने पर 2 या 3 अंगुल छोड़कर दूसरे स्थान पर पाटन करें। अब कोई एरिया है जिसमें पुए अगर नॉर्मली थोड़ी सी भरी हो, पस थोड़ी सी है, तो हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 अंगुल जितना पाटन कर्म करना है, चीरा देना है। लेकिन अगर पुए बहुत ज़्यादा भरी हो तो क्या करना है, एरिया बड़ा हो तो क्या करना है? ऐसा नहीं है कि एरिया बड़ा है, पुए अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो एरिया सारे खोल के रख देना आपने। ठीक है, 5 अंगुल लंबा चीरा दिया और एकदम से पस ड्रेन कर ली, चलो जी हो गया, ऐसा कभी नहीं करना। उसमें क्या प्रोसीजर होता है, उसमें आपने 2 अंगुल से ज़्यादा एक स्थान पर कट लगाना है, ज़्यादा कट नहीं लगाना है, सॉरी, मतलब मैक्सिमम 2 अंगुल तक जैसा मैंने बताया वो वैसा लगाना है। लेकिन एरिया बड़ा है और पुए ज़्यादा है तो 2 से 3 अंगुल छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर जो है आप चीरा लगाएं या पाटन करें। तो 2 स्थान पर आप कट लगा के पुए को यानी कि पस को ड्रेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पुए ज़्यादा है, एरिया बड़ा है, तो आपने उसको एक ही स्थान पर बड़ा कट लगा देना है। बड़ा कट कभी नहीं लगाना क्योंकि एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ की आसपास की सिरा स्नायु मतलब लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, ब्लड वेसल्स है, वो कट सकती हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट जो नर्व है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। ये क्लिनिकली इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं अगर हम क्लिनिकली मैं आपको कोरिलेट करके समझाऊंगी तो 2 अंगुल से बड़ा कट नहीं लगाना। अगर पुए ज़्यादा है तो 2 स्थानों पर आप छोटे छोटे 2 कट्स लगा सकते हैं जो कि 2 या 3 2 अंगुल से ज़्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। एंड पाटन के पश्चात अंगुली या नाल से एषण करें। ठीक है, पाटन के पश्चात आपने जैसे पस ड्रेन कर दी, उसके बाद आपने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं, अंगुली से आप उसको एषण करें। एषण करें मतलब अंगुली अंदर डाल के देखें कि अंदर कितना अंदर तक गहरा है। अगर वो साइनस बना है तो अंदर कितना अंदर तक गहरा है। ठीक है, या फिर कोई नाल लेकर या कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट लेकर आप अंदर उसको डाल के देख सकते हैं कि अंदर कितना गहरा है। ठीक है, और अंदर पूरी क्लीनिंग हो गई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अगर अंदर कोई डेब्रिस या कोई पस भरी हो, ठीक है, मांस के टुकड़े हों, ठीक है, तो वो उंगली से या नाल से बाहर निकाले जा सकते हैं ताकि अंदर की पूरी क्लीनिंग हो जाए। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, पाटन कर्म 2 अंगुल से अधिक पाटन ना करें। विस्तृत पुए होने पर 2 या 3 अंगुल छोड़कर दूसरे स्थान पर पाटन करें। एंड पाटन के पश्चात अंगुली या नाल से एषण करें। ठीक है, छेदन के प्रकार कितने होते हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत 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 बार क्वेश्चन। तिर्यक छेदन जो होता है, ठीक है, वो कौन से स्थान पर करना चाहिए? देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है याद करने का। जितने भी सारे स्थान हैं जैसे ललाट है, भ्रू है, दंतवेष्ट है, जत्रु, कुक्षी, कक्षा, अक्षी, कूढ़, ओष्ठ, कपोल, गल, वंक्षण, इन पर तिर्यक छेदन किया जाता है। ठीक है, और आप सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे
कि इन स्थानों के अलावा कौन से स्थान बचते हैं। हाथ की जो हथेली होती है या फिर पैर की हथेली होती है, तो हाथ और पैर पे चंद्र आकार का छेदन किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर आप इतना याद कर लीजिए कि तिर्यक छेदन जो है ललाट, भ्रू, दंतवेष्ट, जत्रु, कुक्षी, कक्षा, अक्षिकूट, ओष्ठ, कपोल, गल, वंक्षण, आप जस्ट एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक छेदन होता है, बाकी हम इसका वहाँ पे करेंगे सुश्रुत संहिता में, जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ याद हो जाएगी। पट आदि का विसंक्रमण। अब छेदन करने के बाद हमने पूरा प्रोसीजर किया, वहाँ की क्लीनिंग करी, पस को ड्रेन आउट कर दिया। अब वहाँ पे बैंडेज करनी है। बैंडेज प्रॉपर स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। ये चीज़ तब भी आज से 5,000 साल पहले आचार्यों ने बताई थी, जो कि आज भी हम फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करेंगे तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। चाहे वो क्लिनिकल लेवल पे हम बैंडेज का प्रोसीजर करें या माइनर सर्जरीज करें, चाहे हम हॉस्पिटल में माइनर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज और बैंडेजेस वगैरह ये सब प्रोसीजर्स करते हैं। हमें जो है आज भी हॉस्पिटल्स में, जिन्होंने हॉस्पिटल्स ज्वाइन किए होंगे, वहाँ पे ऑटोक्लेविंग की मशीन्स होती हैं, जहाँ पर बैंडेजेस बिल्कुल ऑटोक्लेव होकर आती हैं, प्रॉपर स्टरलाइज्ड होकर आती हैं, और फिर हम उसे यूज़ करते हैं सर्जिकल ग्लव्स पहनने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रक्शंस, जो कि तब भी हम फॉलो करते थे और आज भी हम फॉलो करते हैं। हमें ये पढ़ना है कि हम तब कैसे फॉलो करते थे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें जो है आज का जो प्रोसीजर होता है, आजकल मशीन्स आ गई हैं, ठीक है, ऑटोक्लेविंग के लिए, तो वो सारे प्रोसीजर्स ऑब्वियसली जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम प्रैक्टिकली उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उस ज़माने में कैसे होता था ये पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, पट आदि का विसंक्रमण। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आयुर्वेद में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एंशियंट ट्रीटमेंट है, तो इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं ताकि हमें नॉलेज हो, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स हम आज वाली ही यूज़ करेंगे। और मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि औषधियों का यूज़ कैसे करना है, कौन सी व्याधि में क्या औषधि यूज़ करनी है, क्या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है आयुर्वेदिक डायग्नोस करने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्जिकल जो तरीके हैं, ठीक है, कि जैसे अश्मरी को निकालने के लिए रथ का संक्रमण करवाते थे, वो चीज़ ऑब्वियसली आज हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। बाकी सारा ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद वाला ही फॉलो करेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब पट आदि का विसंक्रमण है, स्टरलाइजेशन है, तो आज की टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेशन की जो मशीन होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस समय क्या था कि दृढ़ पट होना चाहिए। ठीक है, कवलिका मतलब कि जो गॉस पीस होता है, विकेशी का, ठीक है, इनको धूपित किया जाता था और फिर उसको प्रॉपर धूप में रखा जाता था, और ताकि जर्म्स जो हैं वो मर जाएं, और फिर स्टरलाइजेशन जो है इस तरीके से की जाती थी, फ्यूमिगेशन दी जाती थी। ठीक है, वली रहित करके उसको प्रॉपर बंधन जो है उन्होंने करने को कहा था। तो उस टाइम धूप में रखते थे, बाकी फ्यूमिगेशन करते थे, जिससे उनका प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो जाता था, ऑटोक्लेविंग हो जाती थी, उसके बाद यूज़ करते थे। ठीक है, ये जो, लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि उस टाइम आचार्यों ने बताया था कि स्टरलाइजेशन का प्रॉपर जो है प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, अगर आपको सफल चिकित्सक बनना है, अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ तब भी फॉलो करते थे, अब भी फॉलो करते हैं, लेकिन तरीका अलग हो चुका है। आज हमें मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, औषधियाँ तब भी यूज़ करते हैं और आज भी यूज़ करते हैं। 90% आयुर्वेद हम सेम फॉलो करते हैं, बट जहाँ जहाँ मॉडर्न टेक्निक्स आज आ गई हैं, तो हम उन मशीन्स का आज यूज़ करते हैं। ठीक है, पुराने तरीकों को यूज़ नहीं करते। आई होप जो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पट आदि का विसंक्रमण हमने पढ़ा, एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि त्याज्य विषय क्या होते हैं। तो त्याज्य विषय जो है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स बता देती हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट जो है पार्ट में बताऊँगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसको एक पार्ट को अच्छे से लर्न करिएगा ताकि फिर आप दूसरा पार्ट इजीली लर्न कर सकें। तो त्याज्य विषय है कि जैसे कि दिन में सोना, अगर आपको बैंडेज बांधी गई है, ठीक है, अगर आपको चोट लगी है, तो उस केस में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वूंड पे कंडू, खुजली वगैरह, रुझा, पेन, राग, इन्फ्लामेशन,
ठीक है। और फिर पुए फिर से भरने के चांस होते हैं। व्रणित में पथ्य क्या होते हैं, जो रोगी होता है उसमें उसको क्या क्या खाना चाहिए, तो इसमें बताया है कि जैसे यव है, गोधूम है, षष्टिक है, मसूर, मूंग, जीवंती, दाड़िम, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। बाकी जैसे धात्री है, उसके बाद जीर्ण, शाली, ओदन, जांगल मास और फिर पटोल, कारवेलक, ये चीज़ें जो हैं खाने के लिए कहा जाता है रोगी को। यव, गोधूम, षष्टिक, शाली, मसूर, जीवंती, दाड़िम, धात्री, जांगल मासरस, पटोल, कारवेलक, ठीक है। ये आप गैस भी कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों आज का ये जो चैप्टर है, ये जितना मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़िए, और फिर नेक्स्ट पार्ट इसका कल रिलीज़ करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ बंधन बताऊँगी, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।